हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हम शुरू करेंगे विद द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट और द प्राइमरी स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप मैंने एक ही साथ लिखा है बिकॉज ये साइड बाय साइड होते रहता है, इज रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो वी विल स्टार्ट बाय what is glomerular filtration. Okay, so the first step, glomerular filtration. Glomerular filtration में फिल्टर क्या होता है? ब्लड कहाँ होता है? Between the glomerulus and the Bowman's capsule. So what is this? This is the efferent arteriole, right? ये हो गया glomerulus and this is efferent arteriole and this is the Bowman's capsule. तो blood flows from efferent arteriole comes to the glomerulus और efferent arteriole से निकल जाता है. Now if we look into the diameters, तो efferent arteriole का diameter is more than the efferent arteriole और बीच में क्या है? ये capillaries. So जब मोटा से पतले की ओर जा रहा है तो क्या होता है? The pressure increases, right? So this change in diameter between efferent arteriole, glomerulus and efferent arteriole creates the capillary pressure. Okay. और यही capillary pressure helps in filtering of the blood from the glomerulus into the Bowman's capsule. Now filter होके जो चला आया वो तो filtrate है, right? Now from here till the collecting duct, till here, इसको हम filtrate ही बोलेंगे. Only after it enters the collecting duct वो urine कहलाता है, okay? फिल्ट्रेट यहां पे आ गया और यहां से बाकी का खून इज फ्लोइंग थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल एंड वेयर डज इट गो? रिमेंबर द पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज जो इसके चारों तरफ रहता है एंड द वासा रेक्टा. क्लियर है? सो द ब्लड ऑल्सो फ्लोज इनटू द वासा रेक्टा एंड इट इज वेरी क्लोज टू द रेनल ट्यूब्यूल. ओके, तो फिल्टर जो हो रहा है इट इज एक्चुअली अकरिंग थ्रू 3 लेयर्स जिसको ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर उसे हम यहां देखते हैं. ओके, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? सो दिस इज द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस. ये और ये एंडोथीलियम किस टाइप का स्ट्रक्चर है? स्क्वैमस एपिथेलियम. बीच में यहां पे देयर इज अ एसेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट जिसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है. उसके बाद है ये बोमन्स कैप्सूल. नाउ बोमन्स कैप्सूल का जो लाइनिंग है इट इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स, बट एपिथेलियल सेल्स के यहां 2 नाम हो जाते हैं. क्या क्या? जो पेरिफेरी में है उसे पेराइटल एपिथेलियल सेल्स बोला जाता है, वो सिंपल एपिथेलियम है. ओके, जो यहां है विच इज फेसिंग द कैपिलरीज, दे आर स्पेशल एंड दे हैव अ नेम कॉल्ड पोडोसाइट. वाई? क्योंकि इन पोडोसाइट्स के बीच में बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोला जाता है.
और ये जो स्पेस बीच में, इसे बोमेंस स्पेस बोला जाता है. दिस इज द बोमेंस स्पेस. क्लियर है? नाउ ब्लड इज फिल्टर्ड अक्रॉस दीज 3 लेयर्स. तो यहां पे तो हमें पोर्स का पता चल गया, विच आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स. लेकिन खून को एंडोथेलियम के बाहर आने के लिए भी तो कुछ चाहिए. So this layer also has some very fine pores which are called fenestrations. So squamous epithelium with fenestrations. Okay? तो ये filtrate जो होता है, what does this endofiltration membrane allow to pass into Bowman's capsule? Filtrate के composition में water होता है, solutes होता है, कुछ essential nutrients like glucose, amino acids होता है, metabolic wastes. Okay, but more important than that is for you to remember कि क्या नहीं होता. What does not come into the filtrate? RBC and proteins. Why? Because protein molecules are large और इनके जो pores है वो इतने ही fine होते हैं कि protein is not allowed. ओके, तो हो गया हमारा फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन व्हाट हेल्प्स इन कॉजिंग द फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस? इट इज द कैपिलरी प्रेशर. कैपिलरी प्रेशर होता क्यों है? बिकॉज एफरेंट आर्टेरियल से एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर कम है, पतला है, राइट? एंड दिस फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट. फिल्ट्रेट यहां आ गया. नाउ फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल till it reaches the collecting tubule, it will be called filtrate. और यहां पे reabsorption और secretions का काम चलता रहेगा, and that is what makes the filtrate urine. Okay? और ये जो एंडोथेलियम कैपिलरी निकल जा रहा है, the vasa recta is twining around. Now exchange takes place between, this is the tubular lumen अगर ले ले और इसको vasa recta, between this tubular lumen and the blood vessels. Clear? And some of the secretions come and reabsorption also occurs between the tubular lumen and the interstitium. Okay? अब यहां से यहां अगर एक्सचेंज हो रहा है तो एक्सचेंज के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए on the periphery of the tubule or the blood vessel. So there you will find different proteinaceous structures such as pumps, channel proteins and carrier proteins. रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन 2 तरीके से हो सकते हैं. या तो इट कैन बी एक्टिव वेर इट रिक्वायर्स एटीपी, या इट कैन बी पैसिव वेर इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी. क्लियर? ऑल डन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और क्या के बारे में. नाउ बिफोर वी मूव इनटू रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एक बात याद रखना कि व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन. मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो चुका है एंड द ब्लड हैज बीन फिल्टर्ड. बॉडी को जो जो चाहिए वो तो ऑलरेडी एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है. उस फिल्ट्रेट में भी कुछ कुछ चीजें होती है जो वापस बॉडी को चाहिए. बिकॉज इट इज बीइंग एब्जॉर्ब फॉर द सेकंड टाइम, उसे रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, किडनी के साथ रीएब्जॉर्प्शन टर्म यूज होता है. एंड सिक्रेशन, द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी विच needs to be eliminated are given into the tubular lumen, that is secretion. Okay? अब पूरे ट्यूबुलर जर्नी में कौन से पार्ट में क्या रीएब्जॉर्ब होता है और क्या सिक्रेशन, यही है. लेकिन वो जानने से पहले लेट्स लुक एट द few of the important numbers that are given in your syllabus. Okay? Now, in 1 minute, the blood filtered by both kidneys, please remember this smaller, finer points, okay, is 1100 ml to 1200 ml on an average. और ये जो अमाउंट है that is equal to या equivalent to 1/5 of the blood pumped by each ventricle. Clear? In 1 minute, the amount of filtrate formed by both kidneys, again याद रखना, एक किडनी का नहीं, both kidneys, दोनों किडनी को मिला के, that is 125 ml. और this is called glomerular filtration rate. So what is glomerular filtration rate? The amount of
the amount of filtrate formed by both the kidneys in 1 minute, which is equal to 125 ml per minute. अगर 125 ml per minute हो रहा है तो 180 liters per day. पर क्या हम इतना यूरिन करते हैं per day? No. The amount of urine per day in an adult human being is 1 to 1.5 liters. So what does this figure show? कि 99% of the filtrate is reabsorbed back into the body. Clear है? So now let's look into reabsorption and secretion in various parts of the tubule. और बस हो जाएगा फॉर्म हमारा यूरिन. ओके? तो ये है डायग्राम एक रीनल ट्यूब्यूल का. आप अपने बुक में जो ये डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो. ओके? सो दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मेड्यूला. ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट. तो सबसे पहले क्या होता है, बोमन स्पेस से द फिल्ट्रेट स्टार्ट्स मूविंग हियर, राइट. About 70 to 80% of the electrolytes and water is absorbed here in PCT. बाकी का rest of the tubule करता है. So when the reabsorption amount is so high in PCT, there has to be some special structure in the PCT. What is it? It is the cuboidal epithelial lining of the PCT. ये जो एपिथेलियम है यहाँ का, इट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ माइक्रोविली. दीज आर द विलीज. और ये विलीज गिव इट अ ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस, इसीलिए इसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहा जाता है. एंड दोज विलीज दे डू नथिंग बट उनका काम है टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्लियर है? नाउ यहाँ पे क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ग्लूकोज. ग्लूकोज को मैंने अलग से लिखा है बिकॉज दिस इज इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेकन बैक. ओके. फिर अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जिसमें अमाइनो एसिड्स आ जाता है, पोटेशियम आयन है एंड वाटर. वाटर इज पैसिव बाय ऑस्मोसिस. क्लियर? ये सारे के सारे एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं. HCO3 minus is reabsorbed to maintain आयोनिक बैलेंस. अब आयोनिक बैलेंस अगर मेंटेन रहेगा तो पीएच पे मेंटेन रहेगा, प्लस पीएच. क्लियर है? What is secreted is हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स एंड एमोनिया. क्लियर है? These अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रिटेन हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा इन द बॉडी, राइट. सो दे आर सिक्रीटेड हियर. एंड एमोनिया इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट. सो अगर कुछ रह भी जाते इंटरस्टिशियल या कैपिलरी ब्लड में, उसे यहाँ पे सिक्रीट कर दिया जाता है. और क्लियर? नाउ along with reabsorption and secretion, PCT also plays a role in maintaining the ionic balance and the pH. Okay. Now it enters into the medullary region and loop of Henle या Henle's loop. ये जो descending loop है, this is permeable to water, तो यहाँ पे water reabsorb हो रहा है. And it is almost impermeable. Please remember ये line आपके NCERT में भी है, almost, not हाँ. So please pay attention to smaller details like this. Almost impermeable to electrolytes. As the filtrate moves up, यहाँ पे what happens is that कुछ यूरिया collecting duct से reabsorb होता है, which is transferred back into the ascending loop of Henle, ascending arm of loop of Henle. इसको अभी मार्क करके रखना, बाद में ये मैं इसे समझाने वाली हूँ, इन द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. और फिर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ नाउ इट बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. NaCl is one of the major electrolyte that is reabsorbed. Okay. Now it enters the DCT.
DCT में जो HCO3 रीएब्जॉर्ब किया जाए, दैट इज अगेन टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। तो ये बात जो है, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का, ये बहुत टू सम एक्सटेंट इट्स लाइक वेइंग, जैसे कहते हैं ना कि इधर वेट ज्यादा है तो फिर इधर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, सो वैसे ही है। पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये सिक्रेशन होते रहता है। क्लियर? NaCl and water is also absorbed and so is sodium. Now ये जो reabsorption होता है, they are conditional. Conditional क्यों? Because they occur under the influence of hormone ADH. Okay? Now तो filtrate यहां से यहां आया. Now it becomes urine. Clear? तो यहां पे जितना माइक्रोविली था क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, यहां पे ऐसा नहीं है। डीसीटी में कुछ एकाध माइक्रोविली मिलता है क्यूबॉइडल सेल्स में, बट दैट इज वेरी स्कैटर्ड। ओके, नाउ द यूरिन हैज एंटर्ड, और यहां से बाकी ट्यूबुलर से भी फिल्ट्रेट आ रहा है। हियर दिस इज द लास्ट चांस जहां से द बॉडी कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम और रीएब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि इसके बाद रेनल पैपिला है, फिर वो रेनल पेल्विस में अपना फिल्ट्रेट निकाल देगा। क्लियर? सो वाटर इन ह्यूज क्वांटिटी इज रीएब्जॉर्ब्ड हियर एंड सो इज यूरिया। नाउ रिमेंबर, हमने पहले वाले वीडियो में या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इट इज रिटन सम ऑफ द यूरिया इज रिटेन्ड टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। वो यहां हो रहा है। ओके, सो ऑल क्लियर अबाउट हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट कहां रीअब्सॉर्ब हो रहा है, उसमें भी कौन सा एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कौन सा पैसिवली, कौन सा ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस है तो पानी ही होगा, राइट, और कहां क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है। बस यही याद रख दीजिए तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आपका कंप्लीट। ऑल डन। नाउ मैं आपके चैप्टर में बीच में बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन देयर इज अ टॉपिक गिवन ऑन हाउ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज रेगुलेटेड। उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है JGA। मैं बीच में इसको इंटरप्ट करके समझा, I didn't want to put that in between this, so now that I've explained the formation of urine, मैं अभी आपको JGA का स्ट्रक्चर समझा देती हूं, बट हाउ इट वर्क्स वो मैं रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी में तीनों के तीनों मैकेनिज्म एक ही साथ समझाऊंगी। ओके, आई एम गोइंग टू रीस्ट्रक्चर द चैप्टर अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, सो दैट मैं आपको अपने तरीके से समझा सकूं। ओके, आई होप मैं जो समझा रही हूं आपको वो समझ में आ रहा है, एंड इफ सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब देखते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। नाउ दिस इज अ वेरी रफ स्केच कि ये एक नेफ्रॉन है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, इसको आप कॉर्टेक्स मान लीजिए, फिर आउटर मेड्यूला एंड देन द इनर मेड्यूला। सो डू यू सी दिस बोमन्स कैप्सूल? बोमन्स कैप्सूल, यहां से एफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस, दिस इज द ट्यूब्यूल, ये DCT है। सो आप देख रहे हैं इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि DCT, the efferent arteriole and the efferent arteriole, they come very close. Okay, and these three structures क्या क्या, the DCT, efferent arteriole, efferent arteriole, ये तीनों स्ट्रक्चर जहां पे क्लोज आ जाता है, they make juxtaglomerular apparatus. Okay, यहां पे कुछ सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। So let's see here in details. This is the Bowman's capsule, this is the efferent arteriole, this is the efferent arteriole. Clear? ये हो गया DCT. Do you see how close they are? ये DCT का जो surface है which faces the efferent arteriole, वहां के epithelial cells undergo some modification and they are called macusa. मैं इधर आती हूं, मैक्यूला डेंसा। फिर यहां पे
between the afferent arteriole and the DCT, there is a layer of lace-like cells which is called laces. Okay, and in the walls of the afferent arteriole, smooth muscles जो है वहाँ पे कुछ cellular modifications देखने को मिलते हैं, and those cells are here, juxtaglomerular cells. Okay, ये cells they secrete renin whenever this system detects a fall in the glomerular filtration rate. Okay, अभी के लिए इतना ही जान के रखो, फिर रेगुलेट कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे. Now let us look into the mechanism of concentration of urine. The mechanism of concentration of urine. ये एक टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, and I'm going to try my level best. बट वो मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पहले समझ जाना ज़रूरी है. Now you all know all mammals have the capacity to pass a concentrated urine. तो कंसंट्रेशन होता कैसे है? कुछ नहीं, बस रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. ओके, जैसे हम कहते हैं ना वज़न, कभी वज़न ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ कमा देते हैं और ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ कमा देते हैं, ऐसे ही रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन. ओके, बट बात यहाँ वज़न की नहीं है, बात यहाँ है ऑस्मोलैरिटी की. ओके, सो जस्ट इमेजिन दिस वाइट बोर्ड टू बी वन ऑफ योर मेड्यूला. ये नेफ्रॉन है, क्लियर है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है. तो ये कॉर्टेक्स हो गया, ये आउटर मेड्यूला, ये इनर मेड्यूला, फिर कलेक्टिंग डक्ट यह रेनल पेपिला से रेनल पेल्विस में अपने कंटेंट्स डाल देता है. सो बिफोर यू सी, आप देखेंगे कॉर्टेक्स, आउटर मेड्यूला, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में दीज आर नथिंग बट द इंटरस्टिशियम या द अदर इंटरस्टिशियम सेल्स. ओके, कॉर्टेक्स में उस इंटरस्टिशियम फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी क्या है? 300 ml ऑस्मोल पर लीटर. आउटर मेड्यूला में इट्स 600, व्हेन यू कम टुवर्ड्स द इनर मेड्यूला 900, और बिल्कुल बॉटम में इट इंक्रीजेस टू 1200 ml. ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे यहाँ 1200 है, एंड द कलेक्टिंग डक्ट ये यहाँ से एग्जिट हो जा रहा है. क्लियर है? सो बैकग्राउंड क्या है? बाहर से अंदर की ओर ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीजिंग. नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीजिंग? इसका पर्पस क्या है? और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट भी खत्म. तो यू नो कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट होता है, उसमें से 1 या 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज गिवन आउट. दिस मीन्स व्हाट? 99% ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब बैक. तो वो रीअब्जॉर्प्शन यही जर्नी में, दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां तक रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है. इसके बाद हमारे हाथ से बाहर. राइट नाउ यहां पे व्हेन दिस इज द लास्ट लेग, हाउ इज द वाटर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड? इस बात को समझिए. वाटर इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस डायरेक्शन. रीअब्सॉर्ब कैसे हो रहा है? ऑस्मोसिस से. अब ऑस्मोसिस कराने के लिए क्या चाहिए? एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. राइट, क्लियर है? ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अगर नहीं होगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू diffuse the water across the membrane here. That is very important. Now इसी osmolarity को maintain करने के लिए from the collecting duct in the inner medulla थोड़ा बहुत यूरिया reabsorb किया जाता है. Okay? Now let us see how the urine is being concentrated. When it begins its journey, जब ये अपना जर्नी शुरू कर रहा है, in the PCT इसका osmolarity is 300, which is equal to the osmolarity of the cortex का interstitial fluid and the osmolarity of the plasma. Clear है? Now as it goes down, यहाँ पे क्या हो रहा है? Water is being reabsorbed. तो किसी चीज से जब आप पानी निकालते जा रहे हैं, सॉल्यूट्स ज्यादा होता जा रहा है, उसका osmolarity ज्यादा हो रहा है. So osmolarity is increasing to 400, 600. Do you see the osmolarity here? 600, 600.
तो जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है इट इज बिकमिंग कंसंट्रेटेड, हमारा पर्पस सर्व हो रहा है, एंड ऑस्मोलैरिटी अलोंग विद द बैकग्राउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी मैच कराते हुए जा रहा है। नो इन दोनों का ऑस्मोलैरिटी मैच कराना ज़रूरी क्यों है? अगर ये दोनों का ऑस्मोलैरिटी मैच नहीं होगा तो फ्लूइड आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर यहीं पे लैटरली अगर हम एक ऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट रख देते हैं तब तो फ्लूइड साइडवेज निकलने लगेगा, राइट? आ रहा है समझ में? नाउ दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल एंड दिस इज द वासा रेक्टा। इफ यू सी इन द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक, वहां पे पास पास दोनों को दिया हुआ है, बट इन रियलिटी ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, राइट? नाउ द फिल्ट्रेट इज गोइंग अप इन दिस डायरेक्शन और वासा रेक्टा में जो ब्लड आ रहा है दैट इज जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इट इज परमिएबल टू वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होते होते ऑस्मोलैरिटी बढ़ते बढ़ते व्हेन इट कम्स टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेड्यूला इट मैचेस विद द बैकग्राउंड। क्लियर है? 1200 हो गया। नाउ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी अप। हियर इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर। तो जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होता है, व्हाट इज रीएब्जॉर्ब हियर? रीएब्जॉर्ब तो यहाँ बहुत कुछ ही होता है, बट हमारे काम का अभी जिस पे हम फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में, दैट इज प्राइमरीली NaCl एंड NaCl एंड यूरिया इज व्हाट हेल्प्स इन कीपिंग द और मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है? फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से हटाते जा रहे हैं ऑस्मोलैरिटी इसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इट इज एट पार विद द बैक सराउंडिंग। क्लियर है? नाउ व्हेन इट एंटर्स द DCT, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड पानी होता है जिससे कि फॉर सम टाइम इट बिकम्स हाइपोटोनिक। यहां पे ऑस्मोलैरिटी 200 हो जाता है। क्लियर है? नाउ इट एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट। तो हो गया वाया द ट्यूब्यूल, जैसे जैसे जा रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन से ये कंसंट्रेशन इसका चेंज होते जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी चेंज होते जा रहा है एंड इट इज एट पार विद द इंटरस्टिशियल सराउंडिंग। क्लियर? यहां पे यूरिन आ गया। अब फर्दर कंसंट्रेशन के लिए नाउ वेयर दिस थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है, दिस इज इमेजिन दिस इज द एंटायर मेड्यूला। ये मेड्यूला है, यहां से कलेक्टिंग डक्ट जा रहा है। सो सम बिट ऑफ यूरिया इज रीएब्जॉर्ब। यूरिया रीएब्जॉर्ब आके जाता कहां है? इट एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है? असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से थोड़ा सा इसे यहां इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में दे दिया जाता है। व्हाट डज दिस डिसेंडिंग लिम्ब डू? इट गिव्स सम ऑफ द यूरिया हियर। नाउ अगर यूरिया यहां पे रीअब्सॉर्ब हो गया और ये अगर यहीं पे रह गया, इफ इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू दिस साइड ऑफ द मेड्यूला, क्या यूनिफॉर्म ऑस्मोलैरिटी ऑल अक्रॉस द मेड्यूला मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्म ऑस्मोलैरिटी, यूरिया यहां से सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, वहां से थोड़ा सा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जब यहां ऊपर आ रहा है, इट इज पासिंग आउट अ बिट ऑफ यूरिया एंड NaCl। इफ यू सी यहां पे NaCl reabsorb हो रहा है, it is being given to the descending limb of vasa recta and ascending limb of vasa recta is giving the NaCl out so that the osmolarity happens to be same all across. Clear है? अब यही बात क्या होता है? Now when urea is reabsorbed है, यहाँ पे osmolarity काफी ज्यादा है as compared to the urine here. So that helps in diffusion, final osmosis of water across the osmotic gradient. All clear? हो गया, यूरिन concentrated हो गया। क्यों हम यूरिया absorb करते हैं? Why this osmolarity is maintained and how it is maintained? Now what is counter current? ये जो यहां से reabsorb होके यहां आया, इसने इसको दिया और ये जाते जाते यहां इसे निकाल दिया। इसने NaCl दिया, इसने इसको दिया, ये जाते जाते वापस यहां पे दे दिया। So as the blood also travels down this vasa recta, due to this reabsorption and secretion, you will see ये भी अपना osmolarity at par with the interstitium maintain करते करते जाता है, and when it leaves the
cortex, its osmolarity is again 300. Now imagine one thing, अगर इनका flow, the flow of the limbs of loop of Henle and vasa recta अगर opposite direction में नहीं होता तो क्या ये काम कर पाते? ये काम नहीं कर पाते. How? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. से फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से आ रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, आपको याद है कि आप स्कूल में आपको कॉपी सबमिट करना था, तो व्हाट विल यू डू? यू विल गिव द कॉपी टू दिस फ्रेंड और कहने तू स्कूल जा रहा है तो उसे स्कूल में सबमिट कर देना. क्लियर है? बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट. यू गिव समथिंग टू इट एंड इट डिलीवर्स वेयर इट इज सपोज टू डिलीवर. अगर दोनों के दोनों ही फ्रेंड एक साथ स्कूल से निकल के घर की ओर आते हैं, आप इसको कॉपी दीजिए या कुछ भी दीजिए, ये तो स्कूल तो वापस नहीं जाता, डिलीवरी तो वहाँ होता नहीं. दैट इज वेयर काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन मेंटेनिंग दिस ऑस्मोलैरिटी. क्लियर है? और काउंटर करंट होता कैसे है? इसका और इसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका और इसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका और इसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका और इसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये ऊपर चढ़ते चढ़ते इसने इसको कुछ दे दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये ऊपर चढ़ते चढ़ते अपने सराउंडिंग्स में कुछ दे दिया. क्लियर है? ऑल क्लियर? काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. नाउ इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, लूप ऑफ हेनले प्लेज अ मेजर रोल. क्लियर है? यहां पे यूरिन काफी फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया जाता है. सो आई होप इस तरीके से आपको मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म दोनों ही समझ में आ गया. अगर आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ओके, ऑफ किडनी फंक्शन. तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन तीन तरीके से होते हैं. फर्स्ट, रेगुलेशन बाय एडीएच. एडीएच इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. दूसरा है रेगुलेशन बाय जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. इस मैकेनिज्म को RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहा जाता है. एंड द थर्ड वन इज रेगुलेशन बाय ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम रेगुलेशन बाय एडीएच को देखते हैं. एंटी डायूरेटिक हार्मोन. डायूरेसिस मीन्स क्या? डायूरेसिस का मतलब है यूरिनेशन. एंटी डायूरेटिक जो उसको रोकता हो, विच एक्ट्स अगेंस्ट इट. तो व्हेन इज दिस सिस्टम ट्रिगर्ड? दिस सिस्टम इज ट्रिगर्ड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स. Osmoreceptors in the hypothalamus, when they can detect changes in the blood volume, body fluid volume या the ionic concentration. Ionic concentration या ionic balance जो भी बोल दीजिए, it sends signal to the hypothalamus. Hypothalamus secretes the hormone ADH, or rather it produces, actually होगा it produces the hormone ADH या vasopressin. The other name is vasopressin. And it is secreted by posterior pituitary gland या neurohypophysis. Now how does this hormone act? There is a reduction in the fluid volume या ionic concentration, जो भी reason है, it acts in two ways. एक तो it increases reabsorption of sodium and water from DCT and collecting ducts. ओके, इसीलिए conditional reabsorption बोला जाता है.
दूसरा है इट कंस्ट्रिक्ट्स, ब्लड वेसल ऑफ किडनी कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एंड देन इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग थिंग्स टू नॉर्मल. ऑल क्लियर अबाउट ADH? नाउ लेट अस लुक इनटू द JGA apparatus. द juxtaglomerular apparatus, ये कहाँ पे है? एट द जंक्शन ऑफ efferent arteriole and the DCT. Now when the juxtaglomerular cells senses a change in the or a drop in the GFR, glomerular filtration rate. So who detects? Please pay attention to the smaller details, okay? JG cells detect they secrete the hormone renin, और renin आगे जाके क्या करता है? Now this is a complex system. Angiotensinogen, this is a plasma protein, इसे एक्टिवेट करते हैं and it is converted to angiotensin 1, angiotensin 2. क्लियर है? दिस एंजियोटेंसिन 2, एक तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट्स द एफरेंट आर्टेरियोल. प्लीज रिमेंबर, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एफरेंट पे कंफ्यूज मत हो जाना. एफरेंट जो पतला है उसको और भी पतला कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है? द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीजेस तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट? दूसरा है इट triggers the secretion of the hormone aldosterone from adrenal cortex. So ये aldosterone is a mineral corticoid. So what it does, it promotes the reabsorption of NaCl and water from DCT and CT. Clear? तो इस तरीके से अगेन द GFR is brought back and the pressure also increases. It comes back to normal. Clear है? Now जब जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है, तब GFR भी फॉल होता है. नाउ दिस RAS सिस्टम हैज डन इट्स जॉब. नाउ द प्रेशर हैज अगेन इंक्रीज्ड. मतलब क्या? blood flow has again increased. Now blood flow has again increased. What happens when the blood flow to the atrium, to the right atrium of the heart increases? Right atrium में पूरे बॉडी से ब्लड जाता है, right? And the blood pressure there increases. That is when ANF is secreted to counter this mechanism कि भैया अब रुक जाओ. ओके, तो वो कैसा है वो भी देख लेते हैं. ओके, ANF means atrial natriuretic factor. So this is the right atrium of our heart. यहाँ पे BP and blood flow it increases. It triggers the secretion of this hormone. This is a peptide hormone. Okay. अब तक हम क्या देख रहे थे कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है टू इंक्रीज द प्रेशर. Now the pressure is increased. Now it needs to decrease the pressure. So this acts as a vasodilator. मतलब क्या? It dilates vessels. अब वेसल्स को डायलेट करते तो प्रेशर फिर से फॉल हो जाता है एंड द थिंग्स आर ब्रॉट बैक टू नॉर्मल. So these are the 3 ways by which functioning of kidney is regulated. आया समझ में? If so, please give a like to this video.
इसके बाद खाली 2 ही टॉपिक बचते हैं, एक है मिक्ट्यूरेशन, दूसरा है डिजीजेस ऑफ द किडनी। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। एक ही वीडियो होगा, थोड़ा लंबा होगा, बट देख लेना। इज मिक्ट्यूरेशन? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। और मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या है? द न्यूरल मैकेनिज्म टू कॉज द मिक्ट्यूरेशन। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सबसे पहले स्ट्रेच वेयर इन द यूरिनरी ब्लडर। जब इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, द रिसेप्टर्स, जैसे वो स्ट्रेच होते हैं, द रिसेप्टर्स दे सेंड द सिग्नल टू द CNL that initiates the signal and sends to central nervous system यानी द ब्रेन। ये वापस क्या करता है? इट सेंड्स मैसेज टू द मोटर नर्व टू डू व्हाट? साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ 2 थिंग्स, द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर प्लस द स्फिंक्टर। एज अ रिजल्ट यूरिन इज रिलीज्ड। क्लियर है? अब इसी यूरिन के बारे में फ्यू फैक्ट्स। यूरिन जो भी डेटा है, इट इज ऑल इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन। क्वांटिटी 1 to 1.5 liters per day, pH 6.0 यानी स्लाइटली एसिडिक, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। यूरिया (25 to 30 grams per day). Okay. Other organic, inorganic elements. Okay. Organic waste such as creatine, creatinine, inorganic elements like various drugs, other metabolic wastes. हो गया all about urine. डिसऑर्डर्स देखने से पहले छोटा सा टॉपिक जो रह गया है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर 200 milliliter per minute. Liver, bile containing salts such as bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones. Drugs, vitamins, they are mostly eliminated through the feces. Skin, now remember skin is an organ और उस पे 2 तरह के glands, एक sweat glands, दूसरा sebaceous glands. Sweat glands produces sweat जिसमें NaCl, lactic acid, urea. Sweat glands produces sebum, ये जो oily skin बोलते हैं ना, that thing. Sterol, hydrocarbon waxes. Saliva, saliva एक organ तो नहीं है, but what it contains nitrogenous wastes, iodine, mercury, lead, thiocyanate. Okay. So now the last leg of the chapter, which is disorders. Disorders of kidney में सबसे पहले हम देखेंगे यूरेमिया। What is यूरेमिया? हाई यूरिया कंटेंट इन द ब्लड। ये हाई होना नहीं चाहिए अगर किडनीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली। व्हेन डज इट अकर? ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। एंड बहुत ज़्यादा मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो जाए तो रेनल फेलियर या किडनी फेलियर हो सकता है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? 2 चीज़ हो सकता है, या तो आप हीमोडायलिसिस कीजिए या और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ट्रांसप्लांट। नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस? होता कैसे है? The blood is drained out from an artery. Remember, निकाला किससे जाता है, घुसाया किससे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपेरिन ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर ये एंटीकोएगुलेंट ऐड ना किया जाए तो ब्लड, द बॉडी, द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, वो कोएगुलेशन मैकेनिज्म कम्स इन टू प्ले और ब्लड बाहर आके क्लॉट फॉर्म कर जाएगा। क्लियर है? Then it is put into the dialyzing unit. Dialyzing unit ये होता है डायलिसिस का, उसमें the blood is passed through a cellophane tube जिसके surface porous होते हैं. The pores are designed in such way ताकि molecules exchange हो पाए. And that this is the tube, इसके पास जो fluid है that is called the dialyzing fluid. तो cellophane tube से it is passing and it is surrounded by this dialyzing fluid. Dialyzing fluid का content is similar to that of plasma except nitrogenous wastes. तो यहाँ पे nitrogenous waste को अगर हम gradient उसको माने तो the fluid, the blood that is going through here is very high in concentration और यहाँ पे नहीं है.
एज अ रिजल्ट ग्रेडियंट इज कमिंग इन टू प्ले. अब ग्रेडियंट हाई है तो यहाँ से द नाइट्रोजनस वेस्ट विल डिफ्यूज आउट. क्लियर है. उसके बाद वंस इट हैज डिफ्यूज्ड आउट द ब्लड इज पुट बैक इनटू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन. एंटी हेपेरिन अगर ऐड ना हो तो बॉडी में फिर से वो ब्लड जाके कोएगुलेशन का कैपेसिटी उसमें रहेगा ही नहीं. सो एंटी हेपेरिन इज ऑल्सो एडेड, मस्ट बी एडेड. इफ हेमोडायलिसिस इज नॉट वर्किंग देन ट्रांसप्लांट, यानी किडनी किसी डोनर से लेके रेसिपिएंट पेशेंट पे देना. बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है सो दैट द पेशेंट, द रिसीविंग पेशेंट डज नॉट रिजेक्ट दिस फॉरेन ऑर्गन. ओके. जो बाकी डिसऑर्डर्स है दो, फर्स्ट इज रेनल कैल्कुलाई. कैल्कुलाई हेयर मीन्स व्हाट? स्टोन्स. आप सब ने सुना होगा कभी ना कभी, यू मस्ट हैव हर्ड किडनी स्टोन्स. व्हाट आर दे? क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स लाइक ऑक्सैलेट्स. ओके. दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. आइटिस का मतलब जहां भी रहता है ऑलवेज रिमेंबर इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन. तो यहां पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है. किसका हो रहा है? ग्लोमेरुलस का. नाउ ग्लोमेरुलस का अगर इन्फ्लामेशन होता है इट बिकम्स एनगॉर्ज्ड विथ ब्लड. अगर सिर्फ एक ग्लोमेरुलस इन द बोथ किडनीज का हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे से ग्लोमेरुलस में ये ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, दे बिगिन टू मैल फंक्शन. क्लियर है. एंड दैट इज व्हेन द पेशेंट विल अगेन नीड अ आर्टिफिशियल किडनी. ओके. आर्टिफिशियल किडनी. ओके. So with this we are done with all the disorders that are given in your syllabus. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको कंटेंट समझ में आए. If so, please don't forget to give a like to this video, comment on the video and share it with your friends. And please don't forget to subscribe to the channel. Thanks for watching my video.